तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल आ रखे हैं, मतलब पिछले सारे साल में आ रखे हैं, उन सबका ट्रेंड देखेंगे और कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं उन सबको भी समझेंगे। और उन सारे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, मैंने 2 सजेस्टेड क्वेश्चन भी इस वीडियो के एंड में डाल रखा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर हम बात करें कि 2025 की, तो उसमें ग्रेविटेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रखा है, 24 में भी एक, उसके पीछे अगर आप एक एक क्वेश्चन आ रखा है। जस्ट 2016 में टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके पीछे भी देखा जाए तो 2 और 1 क्वेश्चन है। सो मोस्टली एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, बट इस बार मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड और डेटा एनालिसिस के हिसाब से कि 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन जो हमारे आ सकते हैं ग्रेविटेशन से। एक क्वेश्चन हमारा इजी लेवल का होगा और एक क्वेश्चन हमारा जो है मॉडरेट लेवल का होगा। दिस इज व्हाट आई फील। तो अब अगर हम बात करें कि इन सब का लेवल क्या है, कैटेगरीज वाइज ग्रेविटेशन से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। सो मीडियम में हमें टोटल 5 क्वेश्चन है और इजी में हमारे 7 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन जो था वो टफ लेवल पे था। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि हमारे एग्जाम में मीडियम से इजी लेवल ही क्वेश्चन आने वाले हैं। टफ लेवल की बहुत ही कम चांस है। सो मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, विच इज ए प्लस पॉइंट, क्योंकि इस चैप्टर में अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आप 2 मिनट के अंदर जो है, 2 मिनट तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर आप उसे सॉल्व करके दूसरे टफ टॉपिक के ऊपर जा सकते हो। ओके, सो हम लोगों ने एनालिसिस देख लिया, हम लोगों ने ट्रेंड देख लिया। नाउ लेट्स सॉल्व द एक्चुअल पीवाईक्यू। A simple pendulum is taken at a place where its distance from the earth surface is equal to the radius of the earth। मतलब एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, so this is our pendulum। ये ऐसे ऑसिलेट करेगा लेफ्ट एंड राइट। तो इसको क्या किया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास r है और इसी पोजीशन से r हाइट पर इसे ले गया है। अब देखो, अगर हाइट पे हम ले जाएंगे तो किसी भी पेंडुलम का लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं, बट वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने से टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो what we have to find, calculate the time period of small oscillation if the length of the string is 4। जैसा मैंने बोला कि लेंथ चेंज नहीं होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा और उसके कारण हमारा टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हाइट पे जो होगा वो निकाल लेते हैं। सो g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 प्लस h बाई r टू द पावर -2। h का वैल्यू हमें r के इक्वल दे रखा है। इन लोगों ने कहा है कि हाइट जो है वो r के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा और ये 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो g इंटू 2 का पावर -2 ये हमें मिल गया g डैश। सो g डैश का अगर हम कैलकुलेशन कर लें सो g बाई 4 मिल जाएगा। अब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो l का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 4 और g की जगह पे हम g डैश रखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हाइट का g रखना हमें। g बाई 4 मतलब ये ऊपर में आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया। अगर इसे हम कैलकुलेशन करें सो जगह कम है, सो आई विल राइट इट राइट हियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑलरेडी है पाई और नीचे में रूट g आ जाएगा और ऊपर में 2 4 है तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। सो ये पाई और ये रूट g कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई स्क्वायर इक्वल्स टू g। तो यहाँ से 4 दूनी के 8, सो 8 सेकेंड जो है वो हमारा आंसर हो गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite of mass m rotates round the earth in a circular orbit of radius r। तो हमारे पास ऑर्बिट है और ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज r। ये हमारा सैटेलाइट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज आवर सैटेलाइट। ठीक है, बहुत ही गंदा ड्राइंग है बट यही हमारा सैटेलाइट है। तो इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। अब कह रहा है कि इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज j देन इट्स काइनेटिक एनर्जी k एंड द टोटल एनर्जी e ऑफ द सैटेलाइट r। हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालना है अगर एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है तो। अब देखो, एक बात हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल्स टू mvr। यहाँ पे मास m है, सो आई विल राइट स्मॉल m। सो mvr, v क्या है हमारा ऑर्बिटल स्पीड है, याद रखना है ऑर्बिटल स्पीड है वहां पर। या फिर एंगुलर मोमेंटम को हम ओमेगा से भी रिप्लेस करके वहां से लिख सकते हैं, आई ओमेगा करके, बट एनीवे ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गिवन नहीं है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी है। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज फर्स्ट थिंग अगर तुम्हें याद होगा जो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। इसके बाद अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस GM अपॉन r और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट हाफ ऑफ दिस विथ नेगेटिव साइन। सो ये हमारा नेगेटिव था तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा GM अपॉन 2r। तो इसे तुम याद रखना कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यूज होता है। एनीवे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 GM अपॉन r। अब क्या इसको देख करके हम आंसर गेस कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी है, तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव और इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए हमारा। सो टोटल एनर्जी हमारे पास j² बाई mr² है,
यहाँ पर नेगेटिव तो है बट यहाँ पे 2 भी है, तो दिस इज रॉन्ग। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें सो जे स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर, जे स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम लोगों ने अभी नहीं निकाला है, हम लोगों ने बस यहाँ पर एक गेस कर रखा है कि ऐसा होना चाहिए नेगेटिव साइन के कारण। इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिख रहा है तो इट इज ऑलरेडी रॉन्ग, और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो हमारा गेस में ही ये काम हो गया। अब अगर किसी को एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो वो एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, यू कैन डू इट, आई नो, बट अगर जरूरत हो तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। Now let's move to the next question. Acceleration due to gravity at a height h from the surface of a planet is same as at depth h. तो हाइट पे भी हमारा जो g है वो सेम है और डेप्थ पे भी जो g है वो सेम है, मतलब g का वैल्यू सेम है, हाइट और डेप्थ चेंज हो सकता है। अच्छा, हाइट और डेप्थ दोनों h बता रखा है इन लोगों ने, और g का वैल्यू जो है वो सेम है। इफ r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट देन h वर्सेस r ग्राफ फॉर द डिफरेंट प्लैनेट विल बी, ठीक है, यही बात है। सो डिफरेंट प्लैनेट, सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट और डेप्थ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें पता है g डैश ऑफ हाइट एंड g डैश ऑफ डेप्थ, सो ये होता है g इंटू 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2। अच्छा, इसके बाद अगर हम डेप्थ का लिखें तो g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये हो गया। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब जो d है वो हमारा h है, क्योंकि इन लोगों ने बोल रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि r प्लस h बाई आर टू द पावर -2, और यहाँ पे भी हमारे पास है दैट इज r माइनस डी अपॉन r, और d का वैल्यू को h में रख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो r प्लस h जो है वो अगर -2 है तो वो फ्लिप हो जाएगा और नीचे का जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो इस तरीके से हम ऊपर लिख सकते हैं r स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं r प्लस h का पावर 2, और राइट साइड में हमारा जो है एज इट इज रहेगा। सो दिस विल बी r माइनस h बाई आर। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसे सो इट विल बी r क्यूब, और राइट साइड में आ जाएगा r माइनस h, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड प्लस 2rh। नाउ आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई देम, और या फिर मेरे पास एक और सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, ऐसे ना लिख करके अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वैल्यू ताकि मैं इसे सेपरेटली सॉल्व कर पाऊँ। तो एक और तरीका है मेरे पास इसे सॉल्व करने का, डेट विल बी r क्यूब। यहाँ पे मैं इसे r माइनस h लिखूँ और राइट साइड जो है मैं एक r प्लस h लिख लूँ और एक और r प्लस h लिख लूँ। मैं बस टेक्निक बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर स्टाइल ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। सो r क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट विल बी r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और यहाँ पर r प्लस h मेरे पास बच गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई चाहे तो डायरेक्टली भी पूरा मल्टीप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा r क्यूब माइनस r h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h एंड माइनस h क्यूब। यहाँ से देखो r क्यूब कट गया और h यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो h कॉमन लेके हम वहां भेज देंगे लेफ्ट साइड। तो माइनस आर एच प्लस r स्क्वायर एंड माइनस h स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब r जो है वो हम लोगों को एक साइड रखना है और h हम लोगों को दूसरे साइड पर रखना है। तो इसके बाद अगर हम अपने इक्वेशन में जाएं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि y एक्सिस में इन लोगों ने h को रखा है और x एक्सिस में इन लोगों ने r को रख रखा है। तो हम लोगों को भी y एक्सिस में h रखना है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r। सो अब h हमें अलग करना है। सो h हम कैसे अलग करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव साइड पहले लेके आते हैं। सो h स्क्वायर एंड प्लस आर एच एंड माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पाइथागोरस नहीं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर लेते हैं। सो h का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac। सो माइनस 4 ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया। अब जाहिर सी बात है h हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हमें इस नेगेटिव को इग्नोर करना होगा और वो पॉजिटिव वाला साइन सिर्फ लेना होगा, ठीक है। चलो माइनस r प्लस दिस इज 5r स्क्वायर, सो रूट 5r होल टू द बाई 2। तो यहाँ से हाइट हमें मिल जाएगा r ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 1, इसको मैंने जस्ट फ्लिप कर दिया एंड होल टू द बाई 2। तो अब इसे देख के क्या समझ आ रहा है, इसे देख के समझ आ रहा है कि दिस इज लीनियर, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये अगर हमारा y है, ये हमारा x है, तो दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट जो कि बेसिकली स्लोप है, हमें भी पता है। अब अगर ऐसे ग्राफ को हम प्लॉट करना चाहते हैं, इस टाइप के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और जो m होगा दैट विल बी tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है थीटा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड दिस क्वेश्चन इज आई थिंक मॉडरेट, ठीक है, मतलब इसे इजी तो नहीं कहेंगे, दिस इज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन।
अच्छा ओके, सो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द स्ट्रेट लाइन। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4। एन अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ टेक्स अबाउट 90 मिनट्स पर रिवोल्यूशन। मतलब एक अर्थ के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो उसको 90 मिनट लग रहे हैं, और मून के अराउंड कोई सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो उसको भी 90 मिनट लग रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें बता रखा है। टाइम पीरियड इज सेम। उसके बाद कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेंसिटी ऑफ मून इज लेस देन डेंसिटी ऑफ अर्थ, या डेंसिटी ऑफ मून ज्यादा है या दोनों का डेंसिटी बराबर है, या हम कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते यहाँ से। बेसिकली इनसफिशिएंट डेटा वाला कुछ लॉजिक है यहाँ पर। ऐसा चलो देखते हैं। सबसे पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमें पता है। और क्या पता है हमें? हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के, ये भी हमें पता है। बट यहाँ पर कांस्टेंट जो है वहां पे मास इंक्लूड होता है, हमें ये भी पता है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, और अगर जिसको पता है तो वो ये क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेगा। एक वो भी मेथड है इसे सॉल्व करने का, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर नहीं पता है तो आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग बेसिक मेथड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फोर्स लिख लेते हैं। जो फोर्स होगा दैट विल बी जी मास ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्ट अर्थ या फिर मून एंड मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसका जो रेडियस होगा। सो ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो इट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से मास ऑफ द सैटेलाइट दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा और ये आर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जी एम अपॉन आर क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमें पता है 2 पाई बाई टी होता है। सो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। यही से केप्लर्स थर्ड लॉ जो है ना वो प्रूफ हो रखा है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम और आर क्यूब। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर ए पर्टिकुलर प्लैनेट, वो यहीं से प्रूफ हो रखा है। बट हम लोगों का तो यहाँ पर प्लैनेट भी चेंज हो रहा है, तो प्लैनेट चेंज होने के लिए ये मास बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। मास को हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऊपर के बाकी के सारे चीजें वो सेम रहेंगे। सो दैट इज 4 पाई स्क्वायर, और मास की जगह पे हम लिख लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एक आर क्यूब पहले से प्रेजेंट था। देखो ध्यान से, 4 पाई स्क्वायर का कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ऊपर का भी 4 पाई स्क्वायर। ओके, मैंने डबल डबल लिख दिया, इसको हटा देते हैं। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 4/3 पाई सब कांस्टेंट है। डेंसिटी वैरी कर रहा है और रेडियस भी वैरी कर रहा है, बट रेडियस भी हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो हमें एक बात पता चला कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो हमारा सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डेंसिटी होने वाला है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ही सेम है, दोनों में 90 मिनट्स लग रहे हैं। तो अगर दोनों में 90 मिनट्स ही लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों का डेंसिटी सेम होगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप के समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m is thrown vertically upward with speed this much, where v is the escape velocity of a body from earth surface. The final velocity of the body is। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास अर्थ है, अर्थ से हम लोगों ने एक बॉडी को जो है ऊपर स्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंका है। कितना? √3 टाइम वेलोसिटी से। अब ये क्या होगा? ऊपर जाएगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को स्केप कर जाएगा। हमें क्या करना है? हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा उस समय का। कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सो इनिशियल एनर्जी इसके पास कितना था? सो इनिशियल एनर्जी इसके पास था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है इनिशियली। फाइनल एनर्जी कितना था इसके पास? तो फाइनल हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है हमारा 0। याद रखना ये बात। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वही तो हमें फाइंड करना है बेसिकली, वही हमें हाफ mv²। तो पहले तो हम के लिख लेते हैं, KEF लिख लेते हैं, और उसके बाद उसको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इनिशियल डाल लो, ये ब्रैकेट अंदर में लिख लो। चलो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव GM अपॉन r², क्योंकि सरफेस के पास था तो ये r² नहीं होगा, स्क्वायर फोर्स में होता है, पोटेंशियल में नहीं होता। देखो मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ ना, तो वो भी मैं तुम लोगों को बताते चलता हूँ कि देखो यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टेक कर नहीं सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बट अगर कुछ मिस्टेक होता है मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि सेम मिस्टेक तुम भी करते हो। ठीक है, तुम लोग भी कर सकते हो सेम मिस्टेक। तो अगर मैं बताऊंगा ना तो वो माइंड में सबकॉन्शियसली एडअप होते जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि किसी और ने भी करा था, बेसिकली मैंने करा था। एनीवे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ½ mv²। अब v कितना दे रखा हम लोगों ने? स्केप वेलोसिटी का
√3 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का √3 टाइम्स जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास VE का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल KEF हो जाएगा हमारे पास। नाउ अगर इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखें तो इस पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन में हम -GMM/R डाल सकते हैं, साथ साथ हम यहाँ पर 2 ऐड कर सकते हैं और इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज है, सेम है। इससे फायदा क्या हुआ, अगर तुम्हें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू √2GM/R। ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, वही मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो दिस इज नथिंग बट VE का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर हम इसे जस्ट पुट कर देंगे। सो माइनस दिस इज VE का स्क्वायर, और यहाँ पे m हमारे पास है, यहाँ पर 2 है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 m VE का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ m और फाइनल वेलोसिटी लेट्स से इट इज v, सो v स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो नीचे में यहाँ पे 2 सब जगह से कैंसिल आउट हो गया और m भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस VE का स्क्वायर, यहाँ पे 3VE का स्क्वायर, तो 2VE का स्क्वायर हमारे पास बचेगा v स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली अगर हम v का वैल्यू निकालना चाहें तो v का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी √2VE, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हो अगर तुम्हारे माइंड में वो कैलकुलेशन बना हुआ है तो, बट एनीवे मैं हर चीज को बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हर किसी को समझ आ जाए और फंडामेंटल भी क्लियर हो जाए। बाय द वे, अगर तुम्हें पर्सनली मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करना है, मतलब लाइव क्लास में जुड़ना है मेरे साथ, तो जुड़ सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस होता है और हम 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं और अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस और डिस्कशन करते हैं, डीप जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूम दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट विच also moves around the sun in a circular orbit with an angular speed twice as large as that of earth। angular speed क्या है, डबल है। तो ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया, और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और यहाँ पर एक दूरी पर एक हमारे पास दूसरा प्लेनेट है जिसका एंगुलर स्पीड क्या है, इसके डबल है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर एंगुलर स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी घूम रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज है, क्योंकि जितने क्लोजर प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी रोटेट करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। सो अर्थ का ऑर्बिट अगर ये है तो उस प्लैनेट का ऑर्बिट यहाँ कहीं पे होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस है, तो एंगुलर वेलोसिटी से हम कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज, तो जो प्लैनेट का रेडियस है वो क्या होगा। तो जैसा अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा ना, बस उसी का डेटा हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे एक बात देखो, जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, लेकिन यहाँ पे हमें ओमेगा दे रखा है तो हम टाइम पीरियड के बजाय ओमेगा यूज कर लेंगे। इन शॉर्ट Kepler's थर्ड लॉ यूज करने वाले हम, और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। सो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। अब टाइम की पीरियड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड की जगह पे हम लिख सकते हैं 2π/ω लिख सकते हैं, और यहाँ से k r³। अब एक बात देखो कि 2π कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, और r³ ω², तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि r³ ω² दैट इज अ न्यू कांस्टेंट, जिसको मैं k' बोल देता हूँ। हमें कैलकुलेट क्या करना, हमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट करना है, मतलब हमें r2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक बात देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ कि r2 का क्यूब एंड ω2 का क्यूब दैट विल बी इज इक्वल टू r1 का क्यूब एंड ω1 का क्यूब, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ω2 जो है वो है ट्वाइस दी ω1। इन दोनों को मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 का क्यूब मिलेगा। ओके सॉरी, यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था, सो आई हैव टू राइट द स्क्वायर हियर। सो हमें यहाँ पर 2 का स्क्वायर मिलेगा, सो दैट विल बी r1 का क्यूब एंड r2 का क्यूब। सो r2 विल बी इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, एंड मैंने क्यूब रूट भी करा है बोथ साइड, सो ये हो जाएगा 2/3। इस तरीके से अगर इसे फ्लिप किया जाए तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा r2 इज इक्वल टू r1 टू द पावर r1 इंटू 2 टू द पावर -2/3, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेसिकली Kepler's थर्ड लॉ का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, टाइम पीरियड के बजाय हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 g2 ऑन द सरफेस ऑफ 2 प्लैनेट इज 5:2। तो हमारे पास 2 प्लैनेट्स है और इन दोनों के सरफेस पर g का वैल्यू हम लोगों को पता है, रेशियो पता है बेसिकली, दैट इज 5:2, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एवरेज डेंसिटीज इज दिस मच, 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एस्केप वेलोसिटीज। देखो एस्केप वेलोसिटी में हमें g और डेंसिटी के टर्म में क्वेश्चंस दे रखा है, मैंने हमें एस्केप वेलोसिटी का तो डेंसिटी रेशियो निकालना है, बट वहां पे हमें डेंसिटी और g का वैल्यू यूज करना है। तो सबसे पहले किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2g
आर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका रेशियो तो हमें गिवन है, तो हम वहां से पुट कर देंगे। बट जो हमारे पास रेडियस है उसका रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है, डेंसिटी का रेशियो गिवन है। तो क्या हम डेंसिटी से रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। सो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा हमारे पास मास बाई वॉल्यूम। अब हमें एक बात पता है कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 4/3। सो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई एंड आर का क्यूब यहाँ पे लिख लिया मैंने। अच्छा, इसके बाद हम क्या डायरेक्ट आर पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे मास भी प्रेजेंट है, तो फिर मास चला आएगा हमारे पास। मास का रेशियो भी हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करना होगा। सो लेट्स रिप्लेस द मास विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कैसे रिप्लेस होगा? सिंपल है, जी इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो मास का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ये। तो इट्स वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ थिंग बट इट्स इजी। सो यहाँ पे हम 2g का वैल्यू हम ऐसे रहने देंगे, r का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ से पुट करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, r का वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट करने का कोशिश करें तो एक बात देखो, हमारे पास रूट वूट में कुछ चला आएगा। तो इस सबसे अच्छा हम एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो g बाई रो निकालता हूँ, g बाई रो। g बाई रो में क्यों कर रहा हूँ अभी दिखेगा। g के लिए ऊपर में आ जाएगा gm, तो gm और नीचे में आ जाएगा आर स्क्वायर, तो उस आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद रो अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 3m आएगा, तो 3m और ऊपर में आ जाएगा ये सब कुछ आर क्यूब इंटू 4 पाई, तो ऊपर में आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो ये m कट गया जो हमारे लिए सर दर्द था, और g 4 पाई और 3 ये सब तो कांस्टेंट है, सो आई विल जस्ट इग्नोर दिस। इग्नोर तो नहीं कर सकते, जस्ट के लिख लेते हैं हम लोग फिलहाल। आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, मतलब कि आर आ गया हमारे पास। जो g का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी, वो हम बोल सकते हैं कि g विल बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि ये सब हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद हमारा डेंसिटी और उसके बाद हमारा रेडियस, ये सब आ जाएगा। अब हमें रेडियस का वैल्यू नहीं पता, तो रेडियस हम यहाँ से पुट करेंगे। रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? g अपॉन के रो। तो रेडियस का वैल्यू g अपॉन के रो। उम्मीद है समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो यहाँ से इस पोर्शन से जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको फिर से देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन को ना फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो तुम फॉर्मूला में ही घूमते रह जाओगे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी देख रखा है, क्योंकि मैं एक्चुअली पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो g और g, तो ऊपर में आ जाएगा g स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी, और ये कुछ कांस्टेंट है अगेन, सो मैं इसे फिर से k बोल दूंगा। देखो ये MCQ है, तो हमको k और k1 k2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस k से रिप्लेस करो, ऑप्शन टिक करना है। बट लॉजिकली हमें हमेशा कांस्टेंट कुछ नया आता है तो उसको चेंज करना चाहिए। एनीवे, इसका रूट करना है हमें, सो जस्ट रूट इट आउट। अब हमें क्या करना है कि इसमें escape velocities का रेशियो निकालना है। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट escape velocity ऑफ फर्स्ट प्लैनेट, escape velocity ऑफ सेकंड प्लैनेट। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो में वो ऐसे भी कटने वाला है। सो escape velocity का रेशियो क्या हो जाएगा? g को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा g1 बाई रूट के अंदर रो 1 इज टू g2 बाई रूट के अंदर रो 2, ये आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे g1 इज टू g2, इसका अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो g1 का इज टू g2 का वैल्यू 5:2, सो सिंपली 5 और यहाँ पे 2 रख लो। जो भी रेशियो दिया है बस उसको मैं पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, डेंसिटी का वैल्यू क्या है? 2:1 है, तो यहाँ पर मैं इसे √2 रखूंगा और यहाँ पे 1 रख दूंगा। इस तरीके से 5:2 आ गया हमारा 5:2 ऐसा कुछ ऑप्शन हमारा प्रेजेंट है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन बहुत ही घोच पेच मिला रखा है। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट इज 2:3। यहाँ पे 2:3 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 3:2। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज 2 प्लैनेट इज, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना है। सो g1 इज टू g2 निकालना है। हमें पता है कि g का जो वैल्यू होता है दैट इज gm अपॉन आर स्क्वायर। सो जस्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे g एंड g कैंसिल हो जाएगा, m1 और m2, तो मासेस का रेशियो हमें दे रखा है 2:3, और r1 का वैल्यू हमें यहाँ पर r1 इज टू r2 इज 3:2, सो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो ये 4 दूनी के 8 और 9 या 27। सो द करेक्ट आंसर इज 8:27, जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, और ये ऑफिशियल क्वेश्चन है 2016 का, कैटेगरी 1 का। जाके तुम चेक भी कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन में ही प्रेजेंट नहीं था। सो दिस इज ग्रेस मार्क्स फॉर एवरीवन, बट जिसने पढ़ा था उसका तो लॉस हो गया ना। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट्स टोटल एनर्जी इज। सो टोटल एनर्जी जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पर हमें कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। बोल रहा है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज आवर
माइनस जी एम अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा दैट इज इक्वल टू माइनस, वो प्लस होता है बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना है, तो वो प्लस होगा, प्लस लिख भी लेते हैं नो प्रॉब्लम, एंड हाफ ऑफ दिस, सो जी एम अपॉन आर। इसके बाद अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो जो टोटल एनर्जी होगा इन दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि वो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो मतलब ये हो गया कि हमारा जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव। Now let's move to the next question. Assume that the Earth rotates in a circular orbit around the Sun in 365 days. If the mass of the Sun gets doubled, mass जो है Sun का वो डबल हो गया है, तो let's say this is our Sun and this is our Earth, और ये circular orbit में ऐसे रोटेट कर रहा है, and mass of the Earth is small m and mass of the Sun is capital M. हमें कह रहा है कि जो मास है m2 या फिर m डैश दैट इज डबल ऑफ m, और ये जो हमारा ऑर्बिट है ये हमारा फिक्स है, इसको चेंज नहीं किया गया। द लेंथ ऑफ द ईयर वुड बी, तो जो हमारा लेंथ होगा नया ईयर का वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू रखता है, ठीक है। तो हम लोग पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, बट अगेन यहाँ पे हमारे पास रेडियस का क्यूब दे रखा है और रेडियस हमें यहाँ पर कांस्टेंट बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि मास वैरी कर रहा है। अब मास कैसे प्रेजेंट होता है वहां पर वो भी हम लोगों ने निकाल रखा था। अब कोई बात नहीं, फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत ही फंडामेंटल है। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा जब हम 2π/t लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मास को कैंसिल आउट करो, g मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई आर क्यूब एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 2π का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर t का स्क्वायर। इस r को हम लोगों ने नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो r के तो क्यूब में प्रोपोर्शनल है ही, साथ साथ ये m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो एक बात देखो, 1/m नीचे आ जाएगा और ये ऊपर में आ जाएगा 4π स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब कांस्टेंट है, ऐसे तो ये कांस्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि रेडियस ही ज्यादातर वैरी करता है, बट यहाँ पे कह रहा है कि ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ मास चेंज हो रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम पीरियड निकालना है बेसिकली। तो हम यहाँ पर t2/t1 कर लेंगे, तो t2/t1 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा m1/m2k। यहाँ पे जस्ट अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें, सो t2/t1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1/m2। सो हमें m2 जो है वो दे रखा है 2m है, तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/2। सो t2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एंड t1 और बोथ साइड रूट हो रखा है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बट इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है यहाँ पे 365 रख दिया, नीचे में √2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा 183 डेज। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, सॉरी मैंने जब एक्जैक्टली कैलकुलेट करा तो इट इज नॉट 183, इट इज 258 डेज। ठीक है, अब कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो वो तुम लोग देख लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट हैज अ काइनेटिक एनर्जी K एंड पोटेंशियल एनर्जी V एंड टोटल एनर्जी E, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ये रिलेशन बेसिकली हम लोगों से पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव में और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है पॉजिटिव में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रखा है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डबल ऑफ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, और जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो ये वाला देख सकता है, सेम चीज है। एनीवे नाउ हमारे ऑप्शन में क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव v/2। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम यहाँ से निकालें तो ये टोटल एनर्जी के फॉर्मेट में हमें दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात में कर रहा है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारा रिलेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी को v लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग k लिख लेते हैं, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव v/2। सो इस तरीके से ऑप्शन जो फर्स्ट था वही हमारा हिट हो गया एंड option number A is the correct option. Now let's move to the next question. Two particles of masses m1 m2 approach each other due to their mutual gravitational attraction only. The acceleration of both the particles are equal. Acceleration of the particle of mass m1 is proportional to m2. Acceleration of the particle of m1 is proportional to m2 etc etc. देखो दो पार्टिकल्स हमारे पास है, ये मान लो m1 मास रखता है, ये मान लो m2 मास रखता है, तो इन दोनों पर फोर्स तो सेम लगेगा और वो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकालना है तो इस फोर्स बाई मुझे मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल पुट करना होगा। अगर मैं ऐसा करूं यहाँ पर, सो जी m2 m1
डिवाइडेड बाई m1, ये m1 कैंसिल आउट हो गया, सो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी इज इक्वल्स टू gm2 बाई r स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है, वो भी लिख लेना है r स्क्वायर। तो मुझे एक बात दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू m2, तो फर्स्ट पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेकंड मास पे डिपेंड करेगा और सेकंड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट मास पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाएगा और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अगर एक एप्पल है मेरे पास या फिर मेरे पास एक ये पेन है, तो ये पेन को अगर मैं रिलीज करता हूँ तो ये पेन के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा पेन भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, बट अर्थ पेन की तरफ नहीं जा रहा है, बट पेन अर्थ की तरफ जा रहा है। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, क्योंकि मास कम है इसका, तो एक्सेलरेशन दूसरे वाले के मास पे डिपेंड करेगा और अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ पेन विल बी वेरी हाई because mass of earth is high and acceleration of earth will be very low because mass of pen is very low। I think ये लॉजिक समझ आ रहा होगा और कैलकुलेशन भी तुम्हारे सामने है, तो वहां से भी देख करके समझ सकते हो। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज प्रोपोर्शनल टू m2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट लग रहा है, बाकी भी देख ही लेते हैं। वैसे कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 3 का होता तो फिर मल्टीपल करेक्ट होता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय ई। टोटल एनर्जी हमारे पास ई है, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव gm अपॉन r, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस की जगह पे प्लस कर दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। हाफ लगा के ये लिख देना है जो भी है, सो gmm अपॉन r। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, सो जस्ट वी विल ऐड, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कॉमन टर्म है, तो ये आ जाएगा -1/2 gm अपॉन r। तो पिछले क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करना था, बट इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल और टोटल एनर्जी को कनेक्ट करना है। एनीवे यहाँ से हम टोटल एनर्जी को ही लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे -1/2 और gmm अपॉन r। अब हम एक काम करते हैं, इस माइनस को और इस gmm अपॉन r को, इन लोगों को अगर ध्यान से देखें तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है यह 1/2 को सिर्फ साइड करो एंड दिस इज ऑल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ से लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को सिंबल इन लोगों ने ई यूज कर रखा है, सो आवर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2e एंड 2e इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बट जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पिछले कुछ और क्वेश्चंस भी उठाऊंगा, अपने में गैदर कर सकता था, मैंने सारे कोशिश की है कि एक जगह पे ला करके मैं तुम लोगों को एक जगह दे पाऊं कुछ। तो अब कुछ क्वेश्चंस और है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस है जो 2026 के लिए हाई रिलेटेबल है। तो आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। सो दिस इज ओल्डर क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम 2008। तो बेसिकली पीवाईक्यू से हम 2 और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद मैं तुम्हें 2 सजेस्टेड क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद एक और सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, मैं बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ द अर्थ श्रिंक्स सच दैट इट्स मास डज नॉट चेंजेस, ठीक है, अर्थ हमारे पास है, अब इस तरीके से ये श्रिंक कर गया कि इसका मास जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बस वो कॉम्प्रेस हो गया, रेडियस चेंज हो गया बेसिकली, बट रेडियस डिक्रीजेस टू 1/4, मतलब कि जो r2 है वो क्या हो जाएगा ओरिजिनल वाले के 4th टाइम कम हो जाएगा, इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन 1, ओके, देन 1 कंप्लीट डे विल बी। तो बेसिकली हमें रेडियस चेंज हो गया, मास फिक्स है, तो हम लोगों को 1 कंप्लीट डे बताना है कि कितने दिन का होगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक फास्ट ऑब्जेक्ट मूविंग चीज है उसको अगर हम कॉम्प्रेस कर दे तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, और पता है तुम्हें, ठीक है, आई होप ये पता है, ये रोटेशनल मोशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी ये क्वेश्चन मुझे लगा यहाँ डालना चाहिए तो मैंने यहाँ पर ले लिया। चलो देखते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 विल बी इज इक्वल्स टू I2 ω2। अच्छा, I1 होता है हमारा mr², तो हम लिख सकते हैं mr², तो m1 r1 का स्क्वायर एंड ω1 का स्क्वायर, ω1 का स्क्वायर नहीं है, ω1 है सिर्फ, तो ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2π/t लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर और ω2 की जगह पर 2π/t2। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि मास तो चेंज होने से रहा, सो मास को कैंसिल कर दो, 2π को भी कैंसिल आउट कर दो और यहाँ से टाइम पीरियड चेंज होगा, तो हमें 1 कंप्लीट डे मतलब t2 निकालना है। सो t2 को यहाँ ट्रांसफर करो, t1 को राइट साइड ट्रांसफर करो एंड r2/r1, सो r2/r1 का होल स्क्वायर। सो t1 का वैल्यू तो हमें पता है कि दैट इज 24 आवर्स एंड r2/r1, तो r2 हमें बता रखा है कि दैट इज r/4, मतलब r1/4, यहाँ पे r1 लिख लो क्योंकि हम लोग r1 का नोटेशन ले चल रहे हैं इसलिए, सो r1/4 और यहाँ पे r1 है, यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 24 और r1 कट जाएगा 1/4 एंड 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 मतलब 1.5
R 1.5 R हमारा ऑप्शन नंबर डी. So ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Now let's solve the next question. The weight of a body on the surface of Earth is 12.6 Newton. When it is raised to a height half the radius of Earth, its weight will be. बहुत आसान क्वेश्चन है. रेडियस कितना किया है कि हाफ जो हाइट है उसका रेडियस के आधा बढ़ाया है. मतलब अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये रेडियस इसका r है, तो हाइट कितना ले गया है, रेडियस कितना नहीं, रेडियस के हाफ ले गया है. सो दिस इज आवर हाइट. तो यहाँ पर हमें वेट पूछ रहा है. तो वेट हमें पता है कि हम जी डैश निकाल लेंगे, वहां से हमें वेट मिल जाएगा. सो हमें पता है कि जी डैश इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 आएगा. अच्छा, जी डैश का जो वैल्यू है इसमें हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे मास से. सो मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट मिल जाएगा. सो न्यू वेट, और लेफ्ट साइड भी अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ओल्ड वेट मिल जाएगा. अब अंदर में हम वैल्यूज अपना पुट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते हैं. मतलब ये भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर. तो ये तभी यूज कर सकते हैं जब h बहुत छोटा हो r से. h अगर रिलेटिवली लार्जर है ना, जो कि यहाँ पर है, रेडियस के आधा है h हमारा, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. ये तभी यूज कर सकते हैं जब रेडियस के 1 या 2 या 3% हो, तभी ये यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते हैं. और इसके पीछे का लॉजिक भी है, हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं और बाकी जो टर्म्स आते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हैं. बट एनीवे सिंपल टर्म्स में यही समझ के चलो कि अगर h छोटा होगा तो ये यूज कर सकते हैं, h अगर बड़ा होगा तो वी कांट यूज दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, फिलहाल तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. सो 1 प्लस h का वैल्यू r/2 कह रहा है, तो ये हम लोगों ने पुट कर लिया. और यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, ये रिवर्स होगा, 2 का ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और ये +2 हो जाएगा. तो यहाँ पे न्यू वेट विल बी इज इक्वल टू ओल्ड वेट, जो कि इन्होंने 12.6 बोल रखा है, और इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा. नाउ इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1.4 इंटू 4 विच इज 5.6 न्यूटन. तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है. तो अब बात कर लेते हैं कि 2026 में जो सजेस्टेड क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन जो है 2026 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. अगर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं भी आया तो टॉपिक तो जरूर मैच करेगा. और अगर तुमने WBJE के लिए स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, बिकॉज यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस. और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कर देना. आई विल ट्राई टू गाइड यू एट माई बेस्ट. और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो.